हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? सो क्या देख रहे थे? हमारा फिक्स कैपिटल देख लिया था, उसके इफेक्ट्स देख लिए थे। ठीक है, क्या क्या चीज इफेक्ट करती है हमारे फिक्स कैपिटल को। आज क्या देखने वाले हैं? अभी वर्किंग कैपिटल देखते हैं, हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डोंट ऐसा मिस ऑन दैट। तो अभी बढ़े आगे, चलें सर। ये देखो, ये तुम्हारी सारी मेहनत। कहां थे अपन? ये सब देख लिया था भाई। कॉम्पिटिटिव फैक्टर देखा था लास्ट टॉपिक हमारा। क्या था कॉम्पिटिटिव फैक्टर? सी, फिक्स कैपिटल में बात की थी हमने। तुमको याद है रिलायंस ने जब जियो लॉन्च किया था तो सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स जो थे दूसरे, एयरटेल, आइडिया, डोकोमो, वोडाफोन, भाई साहब ऐसे तो भागे हैं ना। वो वोडाफोन का कुत्ता भाग गया उनका। वोडाफोन का पहले कुत्ता आता था ना उनकी एड में, अभी तो वो कुछ ऐसे अजीब अजीब से कुछ कैरेक्टर्स आ गए। कुत्ता भाग गया डर के, और डोकोमो वालों ने तो हाथ जोड़ ली कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम बंद कर रहे हैं। डोकोमो की सिम आती थी पहले, डोकोमो अब बंद हो गई। तो ये क्या हुआ भाई साहब, उसने पूरे मार्केट को हिला दिया। ऐसे थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके बताऊं तुम लोगों को, तो सीसीआई जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास ये जो दूसरे सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स है ना, एयरटेल, डोकोमो, वोडाफोन, आइडिया, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जाकर उनके पास कंप्लेन की कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, ये डोमिनेंट पोजीशन, मतलब अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने फंड्स का इस्तेमाल करके हमसे आगे जा रहा है। उसने बोला भाई साहब ये तो नया है, डोमिनेंट पोजीशन में है ही नहीं। अब डोमिनेंट पोजीशन मतलब जो मार्केट में अपनी पोजीशन ऐसी बना के रखा है कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो सीसीआई ने बोला कि भाई साहब हाँ, ये तो अभी नया आया है, जियो तो नया ही लॉन्च हुआ था ना, आते से ही उसने मार्केट में बम पटक दिया था कि भैया देखो, फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स, सब कुछ फ्री, बढ़िया। अब गर्लफ्रेंड से बात करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, रात भर बात करो। हमारे वेले उसके बाद और ज्यादा वेले हो गए। फ्री इंटरनेट भाई साहब, एक जमाना था जब 1 GB इंटरनेट मिलता था 300, 350, 400 समथिंग का, और वो 1 GB इंटरनेट को हम महीना भर चलाया करते थे। मतलब आई हैव बीन ऑन दैट एरा कि 1 GB इंटरनेट को महीना भर चलाते थे, खींच तान के जैसे तैसे कैसे भी। अभी तो भाई साहब दिन का 1.5 GB, 2 GB, 3 GB लोगों को कम पड़ रहा है यार दिन का। मतलब देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज लाया जियो ने। तो जियो के आने के बाद दूसरे जो हमारे नेटवर्क ऑपरेटर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को भी झक मार के क्या करना पड़ा भाई, फ्री में देना पड़ा। सबने फ्री कर दिया, सबने फ्री इंटरनेट दे दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आ गया है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब जो इन लोगों को जियो के आने की वजह से जो फ्री नेटवर्क देना पड़ा, तो इस फ्री नेटवर्क के लिए इन लोगों को कॉस्ट लगी होगी, बहुत सारा पैसा लगा होगा। भाई आप समझो, जो लोग इतने टाइम से एक महीने में 1 GB देते थे 300, 350 में, 400 में, वो तो टैरिफ तो अभी आए हैं। इनिशियली जब जियो आया था तब तो बिल्कुल ही फ्री दे रहा था। तो अब सोचो कितनी कॉस्ट लगी होगी सारे अदर देन जो जियो नेटवर्क ऑपरेटर्स थे, उनको कितना पैसा लगा होगा सर उस टाइम। तो ये पैसा कहां से आया भाई? उनके पास उनकी फिक्स्ड कैपिटल थी, उन्होंने एक पैसा जमा रखा हुआ था अपने पास। क्यों? कल को कोई दिक्कत आ गई, हमने पढ़ा था कि भाई साहब कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोई फैक्टर आ गया जिसकी वजह से हमको इन एन इंस्टेंट हमको पैसा लग रहा है, तो वो पैसा हम कहां से यूज कर रहे हैं? हमारी कैपिटल से, फिक्स कैपिटल में से। अब सर जिसके पास पैसा नहीं था, टाटा डोकोमो, नहीं सरवाइव कर पाया, क्या करना पड़ा? हाथ जोड़ लिए, सर हमको जाने दो, बंद हो गई। अभी आती है क्या टाटा डोकोमो की सिम? तो ये होता है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर। हमको हमारे
कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फैक्टर की वजह से मेरी फिक्स कैपिटल पे इफेक्ट आ सकता है। और आया कितना ड्रास्टिक चेंज, कितना ड्रास्टिक इफेक्ट भाई साहब, ऊपर से लेके नीचे तक निचोड़ दिया, परेशान कर दिया सबको। फिर अब देखो धीरे से उसने टैरिफ लाया, तो फिर दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर्स ने भी टैरिफ लाना शुरू किया। तो अब इनका इसमें कंपटीशन चलता है कि किसके टैरिफ कितने ज्यादा अच्छे हैं, किसका नेटवर्क कितना ज्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं अभी ये वो अपना वोडाफोन और आइडिया ने अपना मर्ज कर लिया एक दूसरे को, एक एंटिटी हो गए, और अभी वो नया कुछ तो भी दे रहे हैं, वो रात में अनलिमिटेड मिलता है 12 से 6 बजे तक, कुछ तो भी ऐसा चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब करने के लिए पैसा लग रहा है ना, ये पैसा हमको हमारे पास रखा होना चाहिए। ये जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं, ये हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है इसको डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक है सर, तो ये डिस्कशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल के बारे में। क्या है वर्किंग कैपिटल, एक बार रीड करते हैं, फिर साथ ही साथ नोट्स बना लेंगे इसके। ठीक है सर, बढ़ो आगे। तो अब समझो, ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये वो कैपिटल है मेरी जो मुझे अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसको चलाने के लिए, मेरे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मुझे जो कैपिटल लग रही है वो क्या है, वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल और समझते हैं क्या है। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था, जो मैंने सोर्सेस से अपना पैसा उठाया था, मैंने देख लिया कि उनमें से कितना पैसा मेरे फिक्स कैपिटल में लगने वाला है। मैंने अपना एस्टिमेशन बना लिया कि भाई मैंने मान लो 30 लाख रुपए मेरे एग्जाम्पल में उठाए थे, याद है हमने जो एग्जाम्पल देखा था, 30 लाख रुपए में से वो जो मुझे पैसा लगा था अपने प्लांट्स, अपनी मशीनरी, अपनी बिल्डिंग, अपने फिक्स्ड एसेट्स बनाने में, अपनी फिक्स्ड कैपिटल को अलग किया था मैंने, तो वो जो पैसा लगा था उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बच रहा है अपनी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब मैंने रॉ मटेरियल तो ला लिया, अपने फिक्स्ड एसेट्स बना लिए, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल को जब मैं फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करूंगा तो इस दौरान वर्क इन प्रोग्रेस में जो यहां से यहां पहुंचने तक जो चीज जो टाइम लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो मेरा कहां से आएगा, वो मेरा वर्किंग कैपिटल से आएगा। भाई मुझे लेबर्स को वेजेस देने हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मैं मशीन चला रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना है, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, अगर मेरा कोई वेयर हाउस है वो अगर मैंने रेंट में ले रखा है तो भाई मुझे वो वेयर हाउस का पैसा देना है। ये सब क्या है, ये सब मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये सब मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं, और ये कहां से जाएंगे, मेरी फिक्स कैपिटल में से इनका पैसा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने अपना फिक्स कैपिटल एस्टिमेशन कर लिया, एस्टिमेट। उसके बाद जो भी नेसेसरी अमाउंट था कहां के लिए, मेरी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मेरे बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मुझे सैलरीज देनी है, मुझे वेजेस देने हैं, ये सारी चीजें मुझे परफॉर्म करनी है ना अपने बिजनेस में डे टू डे। सैलरी तो मंथली देते हैं, लेकिन वेजेस तो हम डेली देते हैं ना, जितना काम किया उस हिसाब से हमने लेबर को उसकी मजदूरी दे दी। ठीक है सर, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। भाई मेरा रॉ मटेरियल रखने के लिए जो जगह चाहिए मुझे, उसके लिए फंड्स लगेंगे, ठीक है। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और इन ऑन क्रेडिट। मैं कोई धंधा कर रहा हूं तो जरूरी है क्या कि मैं सारा सामान, सारा माल जो है मेरा, सारा फिनिश्ड गुड्स जो है वो कैश में ही बेचूं? नहीं सर, आपको क्रेडिट देना ही पड़ता है। एट सम पॉइंट, एट सम टाइम आपको क्रेडिट में बिजनेस करना ही पड़ता है। तो जब आप ये क्रेडिट में बिजनेस करेंगे, जब आपने फिनिश्ड गुड्स बना लिया है, अब इस फिनिश्ड गुड को मान लो आपने 8 लाख रुपए में कोई फिनिश्ड गुड्स आपने बना के तैयार रखे हैं। अब ये फिनिश्ड गुड्स आपने कहां दे दिए, आपने
अगले को दे दिए, आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने ये जो फिनिश गुड्स है इसको बेच दिया, लेकिन आपने इस गुड्स को बेचा है क्रेडिट में। अभी सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया है, भले ही आपने 8 लाख का माल 12 लाख रुपए में बेचा है, लेकिन ये जो क्या है, ये मेरे रिसीवेबल्स हैं, ये मुझे अभी रिसीव नहीं हुए, होने वाले हैं। तो भाई 8 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए ना यार। अब ये 8 लाख रुपए जो मैंने लगाए हैं, तो ये जो 8 लाख लगाए इसकी भरपाई कौन करेगा? कहां से आएगा मेरे पास इसके लिए पैसा? हाँ बताओ सर, ये जो पैसा है ये कहां से आएगा मेरे पास? ये मेरी वर्किंग कैपिटल में से आएगा। जब तक ये बंदा पैसे नहीं दे देता, तो इस बंदे ने जब तक पैसे नहीं दिया है तब तक तो मुझे यार काम चलाना पड़ेगा ना यार। इसके पैसे आने का इंतजार नहीं कर सकता ना कि इसका पैसा आएगा तो फिर मैं आगे जाके अपना काम शुरू करूंगा। ऐसे में तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा मेरा। तो देखो क्या कह रहा है ये, इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड ऑन इन कैश और ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फैच कैश इमीडिएटली। भाई तुरंत पैसा नहीं मिलता है क्रेडिट में पैसा दिया है, क्रेडिट में हमने अगर ट्रांजैक्शन किया है, क्रेडिट में माल बेचा है, तो उधार में अगर हमने हमारा माल बेचा है तो तुरंत कैश नहीं मिलता है। फिर फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर द फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। यानी जो मेरा डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, उससे पैसे आने तक मुझे अपना पैसा खुद अरेंज करना पड़ेगा सर। ठीक है सर। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स क्या है सर? ओवरहेड्स में हम देखते हैं कि भाई हमारे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हम हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हमें लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं भाई? हमको अकाउंटिंग फीस देनी है, हमने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना अकाउंट संभालने के लिए रखा हुआ है या फिर बुलवाया है तो उसकी फीस देनी है सर। हमको एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो उसका पैसा लगना है। भाई इंश्योरेंस करवाया है, मेरे गुड्स हैं, मेरे गुड्स ऐसे हैं कि कल को अगर उनकी चोरी हो जाती है या कल को गलती से मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूं, मेरे धंधे में अगर आग लग जाती है तो मुझे उनका इंश्योरेंस भी तो करवाना पड़ेगा सर। मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने कोई अगर लोन लिया है तो मुझे उसका इंटरेस्ट देना है, मुझे लीगल फीस देनी है, रेंट देना है, रिपेयर्स का पैसा देना है, टैक्सेस भरने हैं, टेलीफोन बिल्स देने हैं, ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स, ये सारी चीजें, कितनी सारी चीजें हैं सर। अब ये सारी चीजों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स को हमें समझने के लिए इसको हमको अपने बिजनेस में ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए क्या लगना है सर? पैसा लगना है। पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा सर, पैसे की दुनिया है। अब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, फीस भरने के लिए, अपना ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल्स हैं, उसके बाद रिपेयर का खर्चा है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीजों के लिए पैसा कहां से लाऊं? तो जो पैसा हमने इनिशियली उठाया था ना, लोगों से, मार्केट से, कहीं से भी, तो उसमें से एक हिस्सा हमने क्या किया है, एक हिस्सा हमारे वर्किंग कैपिटल के नाम पे रखा है और इसी वर्किंग कैपिटल से हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। आपने बोला जी सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ओवरहेड्स ध्यान रखो क्या क्या है ओवरहेड्स में। तुम ये एग्जांपल्स लिख सकते हो भाई, अकाउंटिंग फीस है, एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे लगने हैं, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, लीगल फीस है, उसके बाद हमारा रेंट है, रिपेयर्स हैं, भाई ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल्स हैं। तो ये सारी चीजें एक जगह पे साइड में लिख के रख लो। सिंस uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses। यानी मैंने बताया आपको कि थोड़ा पैसा अलग रखना पड़ेगा आपको बिजनेस में। अनएक्सपेक्टेड अगर कोई इवेंट हो जाता है, मान लो मेरे यार, ओ माय गॉड, कांजी लालजी भाई मेहता, क्या होता है उनके साथ? एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। भूकंप आता है पूरे मार्केट में, सिर्फ वो बंदे की दुकान गिरती है, कांजी लालजी भाई मेहता की ही दुकान गिरती है सिर्फ। अब ऐसा कुछ आपके साथ हो गया, खुदा ना खास्ता आपके बिजनेस में कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से नुकसान हो गया, भाई आपकी बिल्डिंग गिर गई भूकंप की वजह से, या बिल्डिंग नहीं गिरी तो मान लो क्रैक्स आ गए, या फिर आपका अंदर जो माल था वो इतना जोर से भूकंप आया कि वो गिर गिर के टूट टाट गया। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर थोड़ा पैसा आपके पास स्पेयर में होना चाहिए कि आप इसका
रिपेयर करवा सको या फिर इसका कोई और इंतजाम कर सको। तो ये वही कह रहा है कि कल को अगर आपके बिजनेस में किसी अनएक्सपेक्टेड फैक्टर की वजह से, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से नुकसान हो जाए या आपको पैसा लग जाए उसकी वजह से, तो आपके पास वो पैसा स्पेयर में पड़ा रहना चाहिए। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, अब बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। किस किस किन किन चीजों की वजह के लिए हमें ये कैपिटल जो है इसको बचा के रखनी है। ऑल्दो हमने ऊपर डिटेल में देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं। फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, भाई जो भी मैं अपना माल है, जो भी मेरा स्टॉक है, जो भी मेरा फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूं, जो मेरी इन्वेंटरीज हैं, जो मेरा स्टॉक है, बेसिकली इन्वेंटरी इज स्टॉक। जो मेरा स्टॉक है उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है, उसको रखने के लिए जो खर्चा लग रहा है, उसको बेच रहा हूं तो मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, ये सब क्या है? ये मेरी डेली डे टू डे एक्टिविटीज हैं। और इन डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो क्या है? वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। मुझे ये वर्किंग कैपिटल अलग निकाल के रखनी है, किस लिए? स्पेसिफिक इन कुछ पर्पसेस के लिए। क्योंकि अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है सर, मेरे पास पैसा ही नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं अपना बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर पाऊंगा क्या? मैंने कोई फिनिश्ड गुड बनाया, मान लो मेरा काम है चेयर्स बनाने का, ठीक है सर। मैंने लकड़ी बुलवाई, मैंने लकड़ी ला ली, मैंने एक टिम्बर कटिंग मशीन ला ली, ठीक है। ये सब चीजें कहां से ला रहा हूं मैं? ये मैं अपनी फिक्स्ड कैपिटल में से लेके आ रहा हूं। इसके बाद भाई मैंने रॉ मटेरियल्स भी ला लिए, मशीन भी ला ली। अब जो दीगर खर्चे लग रहे हैं थोड़े बहुत, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का उसमें जो लगा मुझे, वो सब मैंने लाकर रख दिया। अब मेरा क्या हुआ? मेरा फिक्स्ड जो कैपिटल था वो खत्म हो गया। अभी मुझे क्या करना है? मुझे इस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब उस टिम्बर से जो लकड़ी लेके आया हूं मैं, ये जो मशीन मैंने इंस्टॉल की है अपने बिजनेस में, इससे मुझे भाई चेयर्स बनानी है, मुझे फर्नीचर बनाना है। तो अब ये फर्नीचर बनाने के लिए जो मुझे लेबर कॉस्ट लगेगी, मुझे लेबर लगाना पड़ेगा ना यार, ऑब्वियसली। मैं थोड़ी बना सकता हूं, मुझे नहीं आता चेयर वेयर बनाना। मैंने तो बस सोचा था कि यार चेयर्स का, फर्नीचर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन इसके लिए हमको स्किल्ड वर्कर्स लगेंगे ना। तो अब इन स्किल्ड वर्कर्स को पैसा देना है भाई। मशीन चलाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो देना है। उसके बाद भाई मुझे इन सब चीजें जो बिकेंगी, तो ये सामान भेजने के लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो देना है। पैसा तो है ही नहीं सर, कहां से दूं? अब बताओ मुझे, मेरे पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो मैं अपना बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर पाऊंगा क्या? स्मूथली रन कर पाऊंगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर पाऊंगा सर। कैसे कर पाऊंगा? तो इसीलिए मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखा होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करवा सकूं। आपने बोला ठीक है सर। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, अब मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, मैंने चेयर्स बना दी, मैंने 5 लाख रुपए की शेयर्स बनाई, मेरे को 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट गिरी। मैंने ये 5 लाख की चेयर बनाई और एक बंदे को, मेरे क्लाइंट को या मेरे कस्टमर को मैंने क्रेडिट में सेल करी। अब हमने क्रेडिट में देखा था कि क्रेडिट में वी डू नॉट फेच और गेट इमीडिएट कैश, तुरंत पैसा नहीं मिलता है सर। तो अब भाई मुझे ये जो कॉस्ट आई है मुझ पे, तो इसको भी तो बेयर करना है ना यार। ये जब मैंने बनाया था, इस वक्त मुझे क्या देना था भाई? लेबर्स का, उनको वेजेस देने थे। ये जो मैंने सामान पहुंचाया भाई, गाड़ी वाले को पैसा देना था। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मुझे, जो पैसा लगा उसका पैसा देना था। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब? मैं ना अपने रिसीवेबल्स को क्या कर रहा हूं? आई एम फाइनेंसिंग माई रिसीवेबल्स। अभी इस बंदे ने मुझे पैसा दिया नहीं है, भले ये 5 लाख का माल मैंने सबको 10 लाख में बेचा, डबल में बेचा, लेकिन पैसा आया क्या सर? नहीं, आने वाला है। तो जब तक नहीं आ जाता तब तक तो मुझे खुद को ही डील करना पड़ेगा ना इन सारी चीजों से। आपने बोला जी सर। तो ये होता है हमारा फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। मैं अपने रिसीवेबल्स को, अपने जो डेटर्स हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, उनसे, उनको क्या कर रहा हूं? उनको
ऐसा उनसे पैसा आने तक के लिए अपने फाइनेंसेस खुद जमा कर रहा हूं या खुद मेंटेन कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं कहां से मेंटेन कर रहा हूं? मेरी वर्किंग कैपिटल में से। ठीक है सर, कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है सर? आपने बताया कि डे टू डे में मुझे जो भी खर्चे लग रहे हैं, जैसे सबसे प्यारा एग्जांपल डे टू डे एक्सपेंसेस का क्या है भाई? हमारा वेजेस है। सबसे प्यारा एग्जांपल, डेली के डेली मुझे उन लोगों को पैसे देने ही है जो मेरे मजदूर डेली के डेली काम करके जा रहे हैं, उनको मुझे पैसे देने ही। ठीक है, तो ये सारा पैसा कहां से करो? अब देखो, तुम बोलोगे कि सर एक दो मजदूर को पैसा देने के लिए कितना लगेगा? 300, 400, 500, 600, 800 रुपए लगेगा मैक्स। सर एक दो मजदूर नहीं रहता है। आप अगर कोई लार्ज स्केल में काम कर रहे हो ना, आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है ना, तो हजार हजार मजदूर होते हैं जो शायद डेली बेसिस में काम कर रहे हैं। अब इन डेली बेसिस में हजार मजदूरों को मान लो मैं 100 रुपए भी दे रहा हूं, इतना होता नहीं है, ज्यादा ही होता है, तो मुझे तो दिन का 1 लाख रुपए मजदूरों को ही देना ना यार। अब ये 1 लाख रुपए कहां से आएंगे मेरे पास? मेरे पास स्पेयर कैपिटल पड़ा होना चाहिए, तो ही तो मैं दे पाऊंगा ना उन लोगों को। आपने बोला ठीक है सर, मैंने बेयर मिनिमम बताया है। 100 रुपए में कोई मजदूर आता नहीं है, वैसे भी कोई मजदूरी नहीं करता, वो 100 रुपए वाली मजदूरी वाले टाइम गए। अब 400-500 के नीचे मजदूर भी नहीं लेता है, तो समझो पैसे की दुनिया है सर। अब यहां पे हमने हमारी वर्किंग कैपिटल को ना 2 हिस्सों में बाइफिकेट किया। सबसे पहले हमारे जो ये गेस्टनबर्ग थे, इन्होंने बताया कि भाई जो मेरा सम ऑफ कैपिटल, गेस्टनबर्ग को एक बार बाद में देखेंगे, पहले जेएस मिल ने क्या बोला वो समझते हैं। भाई जेएस मिल ने बोला जो भी मेरा सम है, किसका? मेरे करंट असेट्स का। अब ये करंट असेट्स क्या होते हैं सर? इसको अपन ऐसे समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से बढ़िया बैलेंस शीट डायग्राम बना के तुम लोगों को इतना प्यार से चुम्मा सा तरीके से बताऊंगा कि तुम्हारी रगों में अब दौड़ेगा क्या बोला है गेस्टनबर्ग ने और अपना ये जेएस मिल ने। ठीक है सर, बता दो फिर। बता देते हैं सर, आ जाओ। तो ये मान लो ये क्या है, ये मेरी बैलेंस शीट है। इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं? दिख रहा है ना तुम लोगों को? बीच में लिखूं? ये मेरी बैलेंस शीट है। अब इधर आ गई मेरी शेयर कैपिटल। ठीक है सर, आपने बताया इधर आ गया मेरा रिजर्व्स आ गया। ठीक है, ये मेरा रिजर्व्स आया। यहां पे मैंने अपना देखा करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, ये करंट लायबिलिटी क्या है बताता हूं। ये मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। क्या क्या है करंट लायबिलिटी में, क्या क्या आता है देखेंगे। फिर अभी ये क्या है? ये मेरा लायबिलिटी साइड है और ये मेरा असेट्स है। तो अब मैंने यहाँ पे एसेट्स में मेरे फिक्स्ड एसेट्स लिख दिए। क्या है फिक्स्ड एसेट्स? प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। अब मुझे मेरे करंट एसेट्स देखना है। आपने बोला सर करंट एसेट्स क्या है, तो देखो ये मेरे पास जो कैश है वो मेरा करंट एसेट है भाई। कैश एंड बैंक। फिर इसके बाद आपने बोला कि मेरे पास स्टॉक है सर, मेरे पास आपके बिल रिसीवेबल्स हैं, जो हमने देखा ना अभी, बिल रिसीवेबल्स, हमने पैसा उधार में दिया है। ठीक है सर, फिर इसके बाद आपने बोला मेरे डेटर्स हैं। सी करंट असेट्स क्या होते हैं? जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है लेकिन मेरे असेट्स हैं वो। ठीक है भाई,
मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास कैश पड़ा है, कल को कोई नीड आ गई, कल को कोई जरूरत पड़ गई, इस कैश को यूटिलाइज करना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस्तेमाल कर दूंगा ना, या इसको संभाल के रखूंगा, अरे मेरा राजा, मेरा कैश, मेरा 2000 का नोट कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ कोर्स नॉट यार, मैं सब ये थोड़ी करूंगा, उसको संभाल के थोड़ी रखूंगा, मुझे जरूरत आएगी मैं उसको खर्च कर दूंगा। तो ये क्या है, ये मेरा करंट एसेट है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई एम हैविंग एन एसेट इज करंट एसेट। भाई स्टॉक है, मैंने स्टॉक को क्या उसके श्रृंगार करने के लिए रखा है, क्या उसको शोकेस करने के लिए रखा है? भाई बेचने के लिए बनाया ना मैंने अपना स्टॉक। प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहा हूं, स्टॉक्स क्यों बना रहा हूं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, उसको सजा के रखने के लिए नहीं। आपने बोला नहीं सर सजा के क्यों रखोगे, आपने बोला कि उसको बेच दोगे। तो बस ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा करंट एसेट हुआ। भाई बिल रिसीवेबल्स हैं, मैंने उधार में आपको माल दे दिया है, लेकिन आपसे पैसा आने का है, आया नहीं है लेकिन आने का है, आ जाएगा। तो मेरे बिल रिसीवेबल्स हो गए, मेरे डेटर्स हो गए, जो मेरे जिन पे मैंने थोड़ा रहम खाकर उनको उधार में माल दिया हुआ है, डेटर्स हैं। ये सब क्या है, ये सब मेरे करंट असेट्स हैं। और भाई हमारे जेएस मिल ने क्या बोला कि भाई ये जो है ना, ये है मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सम ऑफ माय करंट असेट्स, इन सारे असेट्स का जो भी सम है, ये क्या है, ये मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ठीक है सर, आपने बोला एक बार इसको लिखवा के दे हमको। हाँ ये लो लिख लो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सम ऑफ करंट असेट्स। ये किसने बोला, ये बोला हमारे जेएस मिल ने। ठीक है सर, हमने जेएस मिल समझ लिया। वर्किंग कैपिटल क्या है, जेएस मिल के हिसाब से वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ करंट असेट्स। ठीक है सर, अब ये सारे करंट असेट्स तो हैं मेरे पास। भाई मेरी करंट असेट्स की करंट असेट्स हैं तो करंट लायबिलिटी भी होंगी। अब मेरी करंट लायबिलिटीज क्या है, मेरे ऊपर क्या है, शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है मैंने। भाई मैंने एडवांसेस ले रखे हैं। एडवांसेस याद आ रहा है ना सबको, 11th में देखा था हमने एडवांसेस क्या होता है। ठीक है सर, हमने थोड़े टाइम के लिए फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने पैसा रेस किया या थोड़ा पैसा लिया, वो क्या कहलाता है, वो मेरा एडवांस कहलाता है। ठीक है, मैंने एडवांसेस लिए हैं। ठीक है, मेरे बिल्स पेएबल हैं, मुझे पैसे देने हैं। मैंने क्या किया था, मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल ना उधार पर भी लिया था। मैंने उससे रॉ मटेरियल जो है वो लिया 10 लाख का था, लेकिन मैंने उसको दिए 7 लाख ही थे, तो मेरा उधार उसके ऊपर कितना है, 3 लाख है ना। तो ये मेरे बिल्स पेएबल हैं, मुझे पैसे पे करने हैं। ठीक है, आपने बोला मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मेरी करंट लायबिलिटीज हैं। मतलब थोड़े टाइम की लायबिलिटीज हैं, थोड़े टाइम में ये पे ऑफ हो जाएंगी, मतलब ये इनको दे दूंगा मैं। ये मेरे लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज नहीं है, मैंने लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिया है, लंबे समय के लिए किसी से पैसा नहीं उठाया है, थोड़े समय के लिए उठाया है। थोड़े समय के लिए उठाया है। जनरली ये थोड़ा समय हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप किस हिसाब से, थोड़ा समय मतलब क्या, थोड़ा समय जनरली 1 साल होता है। 1 साल से कम के जो भी मेरी लायबिलिटीज हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ हो जाएंगी, जो 1 साल में खत्म हो जाएंगी, मेरी बैलेंस शीट से हट जाएंगी,
ये क्या है, ये मेरी करंट लाइबिलिटीज है। तो अब हमारे जो दूसरे गेस्टनबर्ग हैं, क्या तो नाम है ना इसका फैंसी, अरे ऊपर कहां जा रहा है रे, गेस्टन। अब ये जो गेस्टनबर्ग है हमारे, इन्होंने क्या बोला, द एक्सेस करंट असेट, द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स, लिख रहे हो ना साथ में, द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर my current liabilities, the excess over current assets, the excess of current assets over current liabilities, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वर्किंग कैपिटल है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल है। किसके हिसाब से, अब देखो तुम लोगों ने ना देखते देखते ही दो डेफिनेशंस पढ़ ली, ये दोनों बंदों ने डेफिनेशंस दी हैं और तुमको पता भी नहीं चला और तुम लोगों ने दो डेफिनेशंस कवर कर ली। जेएस मिल ने क्या बोला कि भाई जो मेरा सम है सारे करंट असेट्स का, उसको मैंने वर्किंग कैपिटल बोली है। कौन सी वर्किंग कैपिटल बोली है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोली है। और वहीं गेस्टनबर्ग ने बोला कि भाई जो मेरा एक्सेस है, यानी इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, भाई जो मेरा एक्सेस अमाउंट है किसके बाद, करंट असेट का और ओवर करंट लाइबिलिटीज, यानी ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली कह रहा है कि भाई साहब मेरा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी जो आ रहा है ना, ये है मेरा वर्किंग कैपिटल। और इस वर्किंग कैपिटल को गेस्टनबर्ग ने क्या बोला, ये बोला कि ये मेरा नेट वर्किंग कैपिटल है, ये मेरा नेट वर्किंग कैपिटल है। यानी मान लो मेरे जो करंट असेट्स हैं ये मेरे 100 करोड़ के हैं और मेरी करंट लाइबिलिटी जो है ना, ये जो है ये मेरी 80 करोड़ की है। मेरे करंट असेट्स 100 करोड़ के हैं, मेरी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 80 करोड़ की है। यानी असेट्स जो रखे हैं वो 100 करोड़ के हैं और जो पे ऑफ करना है, जो वापस करना है, वो 80 करोड़ है। तो इसका जो डिफरेंस है भाई साहब, ये करंट असेट्स मेरे 100 करोड़ के और ये माइनस कर दी मैंने इसमें से 80 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज, ये क्या कहलाया मेरा, ये 20 करोड़ जो बचा ये क्या कहलाया, ये कहलाया मेरा नेट वर्किंग कैपिटल सर, ये कहलाया मेरा नेट वर्किंग कैपिटल। आपने बोला सर उतर गया, बिल्कुल हलक तक उतरा है और बिल्कुल खून की नसों में पहुंच गया है। पहुंच गया क्या, सही बताओ। चलो भैया बहुत अच्छी बात है अगर पहुंच गया है तो। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी टाइम। ठीक है सर, आओ देखते हैं भाई। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज असेट्स इज रिफर्ड एज वर्किंग कैपिटल। कौन से असेट्स भैया, इन असेट्स में कौन से, इन्वेंटरी हो गई, मेरे रिसीवेबल्स हैं, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसमें जो भी खर्चा लग रहा है ये क्या है, ये मेरे वर्किंग कैपिटल है। ठीक है सर। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज। अलग अलग तरीकों से इसको समझा है लोगों ने। ठीक है सर, किसने किसने कैसे कैसे समझा जरा देखते हैं। Some authorities considered working capital as equivalent to excess of current assets over current liabilities। देखा हमने अभी, गेस्टनबर्ग ने बोला कि भाई the excess of current assets over current liabilities
दिस अप्रोच रिफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या था? मेरे करंट असेट्स को मैंने मेरी करंट लाइबिलिटी से माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट आया मेरे हाथ में, दैट वाज माय नेट वर्किंग कैपिटल सर। ठीक है सर। उसके बाद आपने बोला गेस्टनबर्ग डज नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल, ही कॉल्स इट एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर आपने बोला कि ये जो डेफिनेशन इसने दिया है ना, इसमें वो इसको वर्किंग कैपिटल नहीं बुला रहा, वो क्या कर रहा है? ही प्रिफर टू कॉल्स इट सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर सर्कुलेटिंग कैपिटल बोला गेस्टनबर्ग ने इसको। सी वर्किंग कैपिटल भी बोला तो गलत नहीं है, हम सिर्फ गेस्टनबर्ग के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं हमारा लॉ, ठीक है, हमने सारी चीजें कंसीडर करनी है। उसने बोला भाई सर्कुलेटिंग कैपिटल है, हमने बोला ठीक है भाई तू सर्कुलेटिंग कैपिटल कह रहा है, हम भी सर्कुलेटिंग कैपिटल मानेंगे, लेकिन हमको वर्किंग कैपिटल कहना है, हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो आपका वर्किंग कैपिटल कहना उसको गलत नहीं है, कहीं पे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई इसको हम सर्कुलेटिंग कैपिटल बुलाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। कर भाई तेरी मर्जी, ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं, हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल समझ ली। अब देखो जो दूसरी अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है? जेएस मिल के बारे में बात कर रहा है। जेएस मिल ने क्या बोला? द सम ऑफ करंट असेट्स इज वर्किंग कैपिटल। मेरे जितने भी करंट असेट्स थे, एक लिस्ट दिखाई मैंने आपको, मेरे जो भी करंट असेट्स थे इनकी लिस्ट बनाई, इनका सम किया, जो भी सम आया ये मेरी वर्किंग कैपिटल है। ये क्या है? ये मेरी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है सर। ओके सर। उसके बाद इस वर्किंग कैपिटल को उसने क्या बुलाया? इसको उसने बुलाया ये मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसने बोला कि भाई ये जो असेट्स हैं, इन असेट्स का जो सम है इसको मैं बोलता हूं कि ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड, समझ गए, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पागल हूं ना, क्योंकि पागल ही समझते हो ना तुम लोग, नहीं चिल्ला, आराम से बात करता हूं, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। तो बढ़े, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वर्किंग कैपिटल के बारे में। देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल कैसे जनरेट होती है, क्या इस्तेमाल होता है, कहां से आती है, क्या साइकिल है इसकी। आपने बोला ठीक है सर दिखा दो। अब बिजनेस फर्म नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल में पैसा डालने को, पैसा ही नहीं रहेगा। एग्जांपल दिया था, फिक्स कैपिटल में सारा पैसा यूटिलाइज कर दिया, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ही नहीं बचा। इज दैट गोना वर्क? नो सर, नॉट एट ऑल। आपने बोला जी सर, बढ़ो आगे। prominent share of this fund is used to buy raw materials and remaining part is kept available to pay wages and expenditures। ये prominent share क्या बोल रहा है? prominent share यानी एक significant हिस्सा हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए, हमारी फिक्स कैपिटल के लिए, फिक्स गुड्स के लिए, हमारे जो नेसेसरी जो चीजें हैं जो हमको हमारे बिजनेस को रन करने के लिए लगने वाली हैं, उसमें हमने अपना प्रोमिनेंट शेयर क्या किया? उसको निकाल के रख दिया। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग फंड बचा, जो पैसा हमारे पास, ये सारी चीजें मशीन इंस्टॉल करने के बाद, बिल्डिंग बनाने के बाद, भाई कंपनी खड़ी करने के बाद जो पैसा हमें लगा, उसके बाद जो पैसा बचा है उसको हमने क्या किया? भाई वेजेस देने हैं, दूसरे एक्सपेंडिचर्स करने हैं, उसके लिए हमने हमारे पास रख लिया, ठीक है सर। तो जो वर्किंग कैपिटल थी विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको हमने कहां कन्वर्ट कर दिया? उसको हमने इन्वेंटरीज में कन्वर्ट कर दिया। भाई मेरे पास जो वर्किंग कैपिटल थी ना, मैंने उसको क्या किया? मैंने अपने फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया उसको, मैंने अपने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। जो वर्किंग कैपिटल का पैसा था उससे मैंने अपने स्टॉक्स बना लिए। अब इन स्टॉक को बेचकर देखो, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क इन प्रोग्रेस में मुझे पैसा लग रहा है वो मैं अपनी वर्किंग कैपिटल से इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड देन टू फिनिश गुड्स, वर्किंग कैपिटल को अल्टीमेटली क्या किया? घुमा फिरा के मैंने अपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। विथ द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल।
भाई जो भी गुड्स मैंने बनाए अपनी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करके, वो अब क्या है मेरे लिए, अब वो है मेरे रिसीवेबल्स, क्योंकि मैंने उनको बेच दिया है, उधार में बेचा, कैश में बेचा, व्हाटसोएवर, पैसा तो आने वाला है ना, या आ चुका है। तो मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या किया, पहले इन्वेंटरी में कन्वर्ट किया, फिर रिसीवेबल में कन्वर्ट किया, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, देखो, प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये क्या हो गया, मेरे रिसीवेबल हो गए, यानी आने वाले हैं पैसे। फिर नॉर्मली अकाउंट्स रिसीवेबल हैव मैच्योरिटीज ऑन स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट, यानी मैं क्या बोल रहा है ये मैच्योरिटी वगैरह, ये जो वर्ड्स यूज कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, जबरदस्ती क्यों बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना, मैं कह रहा हूं मैच्योरिटी यानी जब मेरे पास वो पैसा आ जाएगा। रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, मैच्योर हो गया, मेरे रिसीवेबल्स जो थे वो मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए मतलब पैसा मिल गया मुझे उसका। ठीक है सर, आपने बोला मैंने जिस दिन बिल बनाया था उस दिन मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन वो पैसा कब मिला, बाद में मिला, क्योंकि मैंने क्रेडिट में दिया था। देखो, अब कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू कैश। अल्टीमेटली क्या हुआ, अपने वर्किंग कैपिटल को कन्वर्ट किया, इसको यहां देखो, बनाओ उसको। भाई दूसरा पेन यूज करेंगे, मजा नहीं आ रहा ना ब्लैक में। चलो, वर्किंग कैपिटल को यूज किया, किस पे कन्वर्ट किया, वर्किंग कैपिटल से कन्वर्ट किया, काय पे, भाई मैंने इन्वेंटरी पे कन्वर्ट किया। अब इन्वेंटरी से मैंने क्या बनाया भाई, कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरीज, यानी फिनिश्ड गुड्स। मैंने अपने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया इसको। अब फिनिश्ड गुड्स से मैंने इसे कहां कन्वर्ट किया, इसको मैंने अपने रिसीवेबल्स में कन्वर्ट किया, यानी मैंने इनको, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इन्हें मैंने कैसे कैसे मैंने उधार में बेचा है, तो ये मेरे रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गए, और इन्हीं रिसीवेबल्स को जब ये मैच्योर हो गए तो मेरे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली मेरे पास अल्टीमेटली कैश आ गया। अब इस ही कैश को वापस से मेरी साइकिल जो है ना, वो वापस से वही शुरू हो जाएगी। इसी कैश को वर्किंग कैपिटल से इन्वेंटरी, इन्वेंटरी से रिसीवेबल्स, रिसीवेबल से कैश, के प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट कि भाई इन्वेंटरी थी मेरे पास, ठीक है, इन्वेंटरी को मैंने क्या किया, बेचा, और रिसीवेबल्स बनाए, उधार में बेचा, रिसीवेबल्स आ गए, रिसीवेबल्स से पैसा आ गया, कैश कलेक्ट कर लिया। अब इस कैश को मैंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लगा दिया वापस से, कि भाई मेरा जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, जो भी मुझे प्रोडक्शन बनाना है, जो भी मुझे चीज प्रोड्यूस करनी है, उस पर मैंने वापस से ये कैश लगा दिया, और इस कैश को हमने ऑपरेट करने के बाद प्रोडक्शन में इस्तेमाल करके फिर से इन्वेंटरी बना दी, एंड दैट साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यस, ओके सर, ओके सर, आगे बढ़े सर। यस सर, आगे क्या देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। क्या है, मेरी वर्किंग कैपिटल को थप्पड़ मार रहे हैं जो फैक्टर्स हैं, कि उठ चल काम कर। क्या क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं, आओ बढ़े। भाई आपने बोला देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिकेसी, कितना वर्किंग कैपिटल लगना है इसका कोई आपके पास स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। आप ऐसे मेजर करके नहीं रख सकते कि मुझे इतना 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 वर्किंग कैपिटल लगना ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमने देखा कि द लाइट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। हमने हमारे जो हमारा जिस स्केल में हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
जिस स्केल में हम हमारा बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, तो उस हिसाब से हम हमारे वर्किंग कैपिटल को निकाल के साइड में रखते हैं कि हमको इतना इतना वर्किंग कैपिटल लगना है। कोई स्पेसिफिक ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतना इतना वर्किंग कैपिटल हमारे लिए सफिशिएंट होगा। कभी कभी हो सकता है कि कुछ वजहों से हमारे वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट आए, इफेक्ट आए। तो अब ये जो वजहें हैं, जो रीजंस हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे कि किस वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल को थप्पड़ पड़ सकता है। आपने बोला ओके सर, वेल एंड गुड, चलते हैं आगे। चलो फिर चलते हैं। भाई नेचर ऑफ बिजनेस, मेरे बिजनेस का नेचर कैसा है, इसकी वजह से भी मेरे वर्किंग कैपिटल में अफेक्ट आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। भाई फर्स्ट एंगेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. आपने बताया जो भी फर्म्स काय में एंगेज हैं, भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किस चीज की, एसेंशियल प्रोडक्ट्स की। भाई एसेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है सर, क्या क्या एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं आपने बताया। भाई एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मान लो हमारा फूड ऑयल है, हमारा नमक है। नमक तो हर कोई खाता है ना यार। अब कोई ऑयल फूड ऑयल फैक्ट्री है, वो खाने का तेल मैन्युफैक्चर करी, मैन्युफैक्चर मतलब उसको बना रही है, ठीक है। अब तेल तो जमीन से नहीं उखाड़ के लाएगी ना वो अपने यहाँ पे, लेकिन उस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नमक बना रही है। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो हमको खाने पीने में बहुत ज्यादा लगते हैं। तो अगर कोई कंपनी है जो इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास कैश का इनफ्लो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यार एसेंशियल्स है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है सर। सोप साबुन वगैरह है, एसेंशियल है ना यार, ये सब तो लग रहा है। ऑल्दो वैरायटी बहुत सारी आ गई है इसमें, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है यार, लग रही हैं, ठीक है। अब देखो हमारा मान लो क्लोथिंग है, एसेंशियल्स हैं, कपड़ा कौन नहीं पहन रहा है यार, हर कोई पहन रहा है, ठीक है सर। अब अच्छे बुरे मत देखो, कपड़े देखो, कपड़े इज वेरी एसेंशियल। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में भाई साहब आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, मतलब इनफ्लो है कैश का, कि पैसा आएगा ही। तो यहां पे ना इन लोगों को वर्किंग कैपिटल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता, कम वर्किंग कैपिटल भी रही ना तो चलता है। वैसे ही भाई पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न क्या कह रहा है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न क्या है, दीज कंसर्न्स प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारा एलपीजी है, गैस है, सिलेंडर आता है, हर महीने आना ही है हमारे घर में, कभी कभी किसी के घर में 2 सिलेंडर्स भी होते हैं। तो अब ये जो कंपनीज हैं, एचपी हो गई, भारत गैस हो गई, ये सारी जो कंपनीज हैं, इन लोगों को क्या है ना, इन लोगों को वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम लगेगा विज़ जहां पे आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, ठीक है सर। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनमें वर्किंग कैपिटल्स या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो आपके एसेंशियल्स हैं, ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो मान लो अपने पुणे की पीएमपीएल, इसमें क्या है, इन लोगों को वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार देखो ना, हजारों लोग, लाखों लोग डेली ट्रेवल करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन में, हजारों लाखों लोग डेली। तो इन लोगों के पास ना वर्किंग कैपिटल की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूजुअली। आपने बोला ठीक है सर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। अब ये क्या कह रहा है, लग्जरीज के बारे में बात कर रहा है, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अब मान लो मेरा कोई बहुत महंगा परफ्यूम है, या फिर मेरा फोन है,
लग्जरी है ना, वो भी कार्स हैं, लग्जरी हैं। तो हर कोई कार नहीं लेता है, हर कोई महंगा फोन नहीं लेता है, हर कोई आपके महंगे परफ्यूम नहीं लगाता है, हर कोई महंगी घड़ी और ब्रांडेड वॉचेस नहीं पहनता है। तो इन कंपनीज को क्या है ना, इन कंपनीज को अपना वर्किंग कैपिटल जो है ना, उनको ज्यादा मेंटेन करके रखना होता है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कैसे मेंटेन करेंगे? जब अपना वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेंगे। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये अपना वर्किंग कैपिटल जो है ये ज्यादा रखें। लीजिए, समझ रहे हैं? तो ट्रेडिंग, merchandising firm which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers demand and have to extend credit facilities to attract customer, hence they need large amount of working capital। मान लो डीमार्ट है, ठीक है, डीमार्ट क्या कर रहा है? डीमार्ट आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख लिया उसने, दुनिया भर की सारी चीजें जो चाहिए आपको वहां जाके मिल जाएंगी। अब डीमार्ट को क्या करना है ना, डीमार्ट के पास उसका वर्किंग कैपिटल रखा होना चाहिए। भाई डीमार्ट में कल को मान लो, आपने वॉलमार्ट का नाम सुना है क्या? वॉलमार्ट नहीं, छोड़ो जान। भाई साहब डीमार्ट में ऐसा तो नहीं होगा कि कल को लोग आना बंद हो जाएंगे, लेकिन उनका कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल आता है, कितना सारा स्टाफ है उनका, कितनी सारी चीजें हैं जो उन लोगों को लगती है। भाई सफाई का मेंटेनेंस है, उसके बाद वॉचमैन है, स्टाफ है, जो उनकी मशीन्स हैं, कितनी सारी मशीन्स है ना बिलिंग्स वगैरह के लिए। अब ये सारी चीजों को आपको डे टू डे देखते रहना है। कोई मशीन खराब हो गई, भाई वो मशीन को हटाई, वो मशीन की जगह दूसरी मशीन ला दी। इतने सारे बकेट्स हैं, बकेट्स आपको अगर कल को बकेट्स खराब हो गए कोई, तो बकेट्स लाना है। ऑल्दो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्या है, वर्किंग है ना, डेली है ना, डे टू डे में। तो ये सब चीजें अगर हो गई तो आपको उस टाइम पे क्या लगना है, आपको वर्किंग कैपिटल लगना है वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। कल को आपके जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक में बैठ गए, वो बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो ये कैसे देगा? इसके पास वर्किंग कैपिटल रखा होना चाहिए। ठीक है, देखो मर्चेंडाइजिंग फर्म आर दोज व्हिच आर कंसर्न्ड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ईदर एज होलसेलर और रिटेलर विदाउट अल्टरिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ गुड्स। किराना दुकान, बड़ी किराना दुकान, डीमार्ट। आपने बोला ठीक है सर। भाई साइज ऑफ बिजनेस देखा हमने, हमारे साइज ऑफ बिजनेस की वजह से, हमारे बिजनेस के साइज की वजह से भी हमारी वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट आता है। कैसे आता है सर? साइज ऑफ बिजनेस आल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। आपको मैंने बताया, मान लो आपकी टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का आपने एग्जांपल लिया, लार्ज स्केल है, उनका बिजनेस लार्ज स्केल में परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। उनको क्या लगना है, उनको डेली के वेजेस देने हैं, भाई उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उनको वो देना है। ठीक है, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो डेली उनको ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है कि भाई आज ये डिलीवरी यहाँ, आज ये डिलीवरी वहां, इसमें क्या लग रहा है उनको? इसमें उनको डे टू डे फाइनेंस लग रहा है, फंड्स लग रहे हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक चंक, एक बड़ा चंक उनको अपने पास रखना पड़ेगा पैसों का, फंड्स का, so that they can perform their function smoothly, they can perform their business smoothly। तो आपने क्या किया, अपने बिजनेस को सही से ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए एक बड़ा चंक अपना निकाल के रख दिया, जिसको आपने बोला वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, ये वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल बिजनेस है। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अब आपके सेल की वजह से भी आपका वर्किंग कैपिटल इफेक्ट करता है। कैसे करता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो आपके वर्किंग कैपिटल से डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? इफ वॉल्यूम ऑफ सेल increases,
there is an increase in the amount of working capital and vice versa. भाई मेरा सेल जो है, मेरा सेल बढ़ा तो मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं सेल ज्यादा करूंगा तो मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो मुझे लेबर ज्यादा लगेगा, मुझे लेबर ज्यादा लगेगा तो मुझे वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, मेरा सेल बढ़ रहा है, मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है, साथ साथ चलता है। वहीं पे अगर मेरा सेल कम हो रहा है तो मेरा वर्किंग कैपिटल भी कम होगा, कम सेल हो रहा है तो मुझे कम देना पड़ेगा ना पैसा, डेली डे टू डे एक्टिविटीज में जो मैं पैसा दे रहा हूं मुझे कम देना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है सर। आपकी प्रोडक्शन साइकिल कैसी है? आपकी प्रोडक्शन साइकिल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबे टाइम के लिए चल रही है, यानी मान लो आप इसका एग्जांपल ऐसे लो कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने एक रोड बनाने का टेंडर लिया है। अब उसने रोड बनाने का जो टेंडर लिया है ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर। 3 साल में वो 100, 150, 200 किलोमीटर की रोड है, व्हाटसोएवर जितने की भी रोड है उसको आपको 3 साल में कंप्लीट करके देनी है। तो ये क्या हो गई, ये बहुत लंबे पीरियड के लिए चल रहा है ना सर। ये जो बिजनेस आपका है, जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है, आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है आपको रोड्स बनाने का है ना, तो आप रोड्स बना रहे हो, ये बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहा है। तो अगर ये लंबे टाइम के लिए चल रहा है तो आपको आपकी वर्किंग कैपिटल को भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना उतने लंबे टाइम के लिए। भाई मुझे डेली के मजदूरी देनी है, मुझे जो मैं अपने रोलर्स वगैरह चला रहा हूं, जो मुझे गाड़ियां आ रही हैं, मान लो मैंने हायर कर रखे हैं कुछ ट्रक्स को, मैंने अपना जो भी मुझे रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत लगता है डेली डे टू डे में लगने वाला है उसको पैसे देने हैं। भाई मैंने डंपर बुलवाया है, मैंने डंपर वाले को पैसे देने हैं, मैंने क्रेन तो नहीं लगती, हम सॉरी, क्रेन कहाँ लगती है रोड बनाने में। आपने बोला सर बुलडोजर लगता होगा, बुलडोजर भी नहीं लगता है गवारो, वो रोलर लगता है, रोलर। आपने बोला कि सर रोलर वाले को बुलाया, रोलर वाले को उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट देनी है उसको, जो रोलर को ऑपरेट कर रहा है। तो आपने बोला कि कहीं पे गड्ढे वगैरह खुदवाना है तो जेसीबी बुलवाई है सर, जेसीबी वाले को पैसे देना है। ये सब क्या है, ये सब मुझे डेली लगना है, या जब भी लग रहा है तो मुझे तुरंत पैसे देने हैं। ये क्या हो गई, ये मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई। अगर ये लंबे टाइम के लिए चल रही है तो जितने लंबे टाइम के लिए मेरा प्रोजेक्ट चलने वाला है उतने लंबे टाइम के लिए मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल बहुत लगेगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। वहीं अगर मेरा काम छोटा है, थोड़े टाइम का है, थोड़े टाइम में हो जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगी, कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। यहां ज्यादा लगने वाली है, यहां कम लगने वाली है। आपने बोला ठीक है सर। बिजनेस साइकिल देखते हैं, हमारी बिजनेस साइकिल क्या है। हमारी बिजनेस साइकिल के हिसाब से भी हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो इफेक्ट करता है। कैसे करता है, देखो सर, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, सेल्स विद इंक्रीज। बूम है यानी बहुत तेजी है, बहुत तेज है, हमारे तेजी है हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है, पैसा बहुत तेज खर्च हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। भाई साहब सेल्स जो है ना वो ताबड़तोड़ चल रही है, किसी भी चीज की सेल चल रही है, बहुत ज्यादा सेल चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा खरीद रहा है हमारे इकोनॉमी में इंसान अभी की डेट में, अगर हमारी इकोनॉमी में बूम है तो, ठीक है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दिस रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर मान लो हमारे कपड़ा मार्केट में बूम चल रहा है कि भाई हर कोई कपड़ा खरीद रहा है, फॉर इंस्टेंस किसी इवेंट में, किसी अपना जो फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल के टाइम कितना बूम रहता है, भाई हर कोई कपड़े खरीद रहा है, हर कोई कपड़े खरीद रहा है, नए कपड़े चाहिए। भाई दिवाली है, आपकी होली है, होली में खरीदते हो गए कपड़े, होली में भी खरीदते हैं ना, मतलब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली ले लो, दिवाली है, ईद है, आपने क्या करना है, आपको कपड़े लेने, भाई साहब पूरे कपड़े मार्केट में भीड़ लगी हुई है, जहां जहां जा रहे हैं हम वहां देख रहे हैं। अब जो प्रोडक्शन है कपड़ों का, ये डायरेक्टली इस पे हिट पड़ेगा, यानी कि आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है। भाई ईद का फेस्टिवल आ रहा है, भाई दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, कपड़े लेंगे लोग, एसेंशियल है, लेगा ही लेगा बंदा कपड़े। ये क्या किया,
भाई प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाया कपड़ों का तो मुझे वर्किंग कैपिटल लगेगी, लगेगी सर। मैं मान लो अपनी मशीन में बहुत सारे कपड़े बना रहा हूं जो मैं यूजुअली नहीं बनाता था, मेरी मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, भाई साहब आटा गीला हो गया गरीबी में। क्या हुआ सर? बोले मशीन खराब हो गई। अब ये मशीन को ठीक करवाने के लिए जो कॉस्ट लगी, जो मैंने मशीन रिपेयर करवाई, ये कॉस्ट कहां से आई? मेरी वर्किंग कैपिटल से आई। ठीक है। ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स will decline and hence the need of working capital will also decline. मान लो भाई रिसेशन आ गया है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, कोई कंपनी हूं प्रोडक्ट सेल कर रही हूं, अब रिसेशन का टाइम आ गया है, मंदी हो गई है सर, पूरा मार्केट ठप पड़ा है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो अब जब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा। भाई जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज छांट दूंगा कि यार अभी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, काम ही नहीं है, खाली बैठा हुआ है सर, कुछ कर ही नहीं रहा, टाइम पास कर रहा है दिन भर, अपने आप पैसा दूंगा क्या? बताओ, मेरा भी तो पेट है सर। तो अब कम हो गई ना मेरी वर्किंग कैपिटल, हो गई ना, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है तो वेजेस कम लग रहे हैं, मशीन कम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है, मेरे एम्प्लॉयज को निकाल दिए हैं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो बच गई। आपने बोला ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ गया। टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स, परचेज और सेल के जो टर्म्स है, क्या कह रहा है? इफ द बिजनेस डज नॉट गेट credit facility for purchase but adopt liberal credit policy for its sales then it requires more working capital. आपने बोला कि भाई मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मान लो ये जो टिम्बर प्रोड्यूस मतलब चेयर जो प्रोड्यूस कर रहा था, उसके लिए जो मैंने टिम्बर लाया था, इस टिम्बर को लाने के लिए ना मुझे पैसे देने पड़े थे सर। उसने मुझसे 10 लाख मांगे थे, मुझे 10 के 10 लाख देने पड़े थे, क्योंकि उसने बोल दिया था आज उधारी कल नगद, आज नगद कल उधारी। तो वो उसका कल आया ही नहीं। उसने बोला कि भाई उधार नहीं दूंगा, उधारी दे, उधारी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, दैट्स व्हाट ही सेड सर। तो उसने मुझे उधारी नहीं दी, मुझे उसको पूरा पैसा नगद देना पड़ा। वो नगद पैसा लाकर, मेरा काम तो ऐसा है कि यार मुझे फर्नीचर बनाकर जो है ना वो उधार पे भी देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उधार पर भी देना पड़ता है। तो अब क्या है सर? अब ना मुझे मेरी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि जहां मैंने उसको 10 लाख के माल के लिए 7 लाख दिए थे और 3 लाख बाद में देने वाला था, अब वो ऑप्शन नहीं है सर, खत्म हो गया वो ऑप्शन मेरे पास। अब मुझे पूरे 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन यहां पे जो मैं अपना माल प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो फिनिश्ड गुड्स बनाकर बेच रहा हूं, इसको मुझे उधार में देना पड़ रहा है। तो मेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो मुझे ज्यादा लगेगी, क्योंकि मुझे ये सब चीजें संभालना पड़ेगा। मेरा रॉ मटेरियल से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके फिनिश गुड्स तक जो भी कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट मुझे खुद को बेयर करनी है, क्योंकि मैंने सामने वाले को जो माल दिया ना वो उधार में दिया। आपने बोला ठीक है सर, मान गए। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म ऑफ परचेज आर फेवरेबल एंड टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल जो है, जो बेसिक मेरे रिक्वायरमेंट है, जो चीजें मुझे लगने वाली हैं, वो तो मुझे उधार में मिल जा रही है, लेकिन मैं उधार में आपको माल नहीं दे रहा हूं सर। मैं आपको उधार में माल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं कैश में ही। आप कभी ऐसे मॉल्स वगैरह में जाते हो, मॉल्स में आप कभी किसी शोरूम में जाओगे तो वहां पे आप अक्सर देखते हो कि दे डू नॉट प्रोवाइड यू क्रेडिट फैसिलिटी यूजुअली। लेकिन वहीं अगर आप किसी अपने मोहल्ले पड़ोस की गली गली नुक्कड़ की दुकान में गए, किसी कपड़े वाले की दुकान में गए, मान लो आपकी जान पहचान का है, वो आपको क्रेडिट दे देता है ना। तो अब समझो ये जो मॉल वाले हैं, इन लोगों को वर्किंग कैपिटल कम लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि इन लोगों को आगे ऊपर से जो माल है वो क्रेडिट में मिल रहा है, लेकिन ये लोग आपको क्रेडिट में नहीं दे रहे हैं, ये आपको प्योर कैश पीसो रोकड़ा चाहिए, फिर सामान मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये हमारा बंदा है, ये अपने घर के बाजू में रहता है, ये अपना दोस्त है, इसने अपने को बचपन से देखा है, भाई चल कपड़े दिखा, हमने कपड़े ले लिए इससे,
पैसे देते रहेंगे आराम से। तो अब जब तक हम पैसे इसको नहीं देंगे, इसको अपनी वर्किंग कैपिटल में से देखना पड़ेगा कि अब जो उसने माल बेचा है उसकी जगह उसको नया माल भी तो लाके रखना है। तो वो नया माल कहाँ से लाएगा? अपनी वर्किंग कैपिटल में से लाएगा, अपनी वर्किंग कैपिटल निकालेगा कि हाँ भाई ला माल दे दे यार, और माल को उसको अपनी जगह पे रख देगा। ठीक है सर, ओके ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। भाई मेरा क्रेडिट सेल जो है उसका क्या वॉल्यूम है, ज्यादा है कम है, उस हिसाब से मेरी वर्किंग कैपिटल काम करेगी। देखो, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा, इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। अगर मेरा क्रेडिट पॉलिसी जो है वो अच्छा है, मैं जो क्रेडिट में आपको पैसा दे रही हूं उसमें मैं सही टाइम पे आपसे रिकवर कर ले रही हूं, या मेरे पास पैसा सही टाइम पे आ जा रहा है, तो मेरा क्या है, मेरा कैश फ्लो तो सही है ना, फिर मुझे मेरे एस्टिमेट टाइम पे पैसा मिल जा रहा है। मैंने अपने कस्टमर्स पे क्रेडिट कंट्रोल रखा है। अब जैसे मान लो आप बजाज से कोई चीज फाइनेंस करवाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपने किसी शॉप में गए, आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली फॉर इंस्टेंस, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और आपने उसको बजाज से फाइनेंस करवा लिया। तो बजाज ने क्या किया कि भाई जो उसका ओनर था उसको एक बार में पैसे दे दिए सारे जितने का भी हुआ, और आपको आपसे ईएमआई में वो पैसे ले रहा है। अब आपकी ये जो ईएमआई है ये हर महीने कट रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। तो ये बजाज की क्रेडिट पॉलिसी है कि भाई मैं तेरे से थोड़े थोड़े टाइम में पैसा लेते रहूंगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट जो है वो 2 तारीख की है, आपके अकाउंट में 2 तारीख को पैसा नहीं रहा ना, तो भाई साहब वो आपके ना हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेते हैं। अब वो कैसे पैसा निकालते हैं, कल को जब आप अपने अकाउंट में पैसा डालोगे ना, तो उसके ऊपर आपको चार्जेस लगेंगे कि भाई आपकी जो ईएमआई है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस हुई है। मतलब आपने सही टाइम में अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखा, आपकी इंस्टॉलमेंट डेट थी 2 तारीख, आपके अकाउंट में 2 तारीख को पैसा ही नहीं था। मान लो 3,000 4,000 रुपए जो जिसकी भी इंस्टॉलमेंट है, जितने रुपए की भी इंस्टॉलमेंट है, उतना पैसा आपके में नहीं था, तो अब आपको 6,000 रुपए देना है। भाई बहुत खतरनाक रहता है, मतलब जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं रहती है उससे ज्यादा आपका चार्जेस बैठ जाते हैं, पेनल्टी बैठ जाती है आपके ऊपर। तो ये क्या है, ये बजाज की क्रेडिट पॉलिसी है। आपने बोला ठीक है सर, क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, इट creates a problem of collection of funds, it can increase possibility of bad debt। अब ये बैड डेट क्या है भाई, बैड डेट है ये मेरी, मान लो भाई कपड़ों कपड़ों का बहुत शौक है अपने को, मेरी क्लोथिंग शॉप है, ठीक है सर, या क्लोथिंग कंपनी बोल लो, शॉप ही बोलो, चल समझाने के लिए सिर्फ, ये मेरी क्लोथिंग शॉप है। ये मेरा एक दोस्त आया, ये फर्ज करो ये भाई यूसुफ भाई आए, ये मेरे खास दोस्त हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझसे 2 जीन्स लेके गए, 3 शर्ट्स लेके गए, ठीक है, और मैं क्या करता था ना, मैं साथ में ना ऐसे शूज भी रखता था, तो इन्होंने मेरे से 2 शूज के पेयर्स भी लेके गए। अब इसका जो टोटल अमाउंट हुआ, मान लो ये यूसुफ भाई का 12,000 रुपए हुआ। अब ये 12,000 रुपए जो मुझे मिलने थे ये मुझे नहीं मिले, ये मुझे हमारे भाई ने नहीं दिए। बोले कि यार दोस्ती भाई बंदी है, बाद में दूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, बाद में दे देना। अब ये पैसा जो मुझे इनसे लेना था, ये लेकर ये चले गए कहां, अपने ये जो यूसुफ भाई है ना, ये अपने बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करते हैं। कहां 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 कहां, बैंक ऑफ अमेरिका में भैया, ये हमारे यूसुफ भाई बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करते हैं। इन्होंने क्या किया, मुझसे ये सारी चीजें ली और ये निकल लिया अमेरिका। अब ये आए ही नहीं, आए ही नहीं सर। अब मुझे तो भाई अपने अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा ना यार कि ये जो मैंने पैसा भेजा, मतलब ये जो मैंने प्रोडक्ट बेचा था
इसका पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो ये जो पैसा रिकवर नहीं हुआ है, ये जो पैसा मुझे वापस नहीं मिला है, जो मैंने क्रेडिट सेल की थी, इसको मैं बोलता हूं मेरा बैड डेट। ये क्या हो गया? ये मेरा बैड डेट हो गया। आपने बोला सर ऐसा ऐसा है गेम? नहीं यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 14 दे देगा 12 की जगह। खैर, लेकिन अभी नहीं दिया एग्जाम्पल में उसने, तो अपन इससे इसका हिसाब लेंगे बाद में। ठीक है सर, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। भाई हमारे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारे फर्म की ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे मैं अपने बिजनेस स्केल को बड़ा करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा वर्किंग कैपिटल जो है सर वो ज्यादा लगने लगेगा टाइम टाइम से। आपने बोला सर ठीक है, समझ गए, हमको समझ में आ गया है, तू चिल्लाता क्यों है? सुन लो बच्चों, सुन लो, मेरी जान तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं, जरूरी है ये तुम्हारे लिए। चिल्लाऊंगा तो जागे रहोगे तुम लोग, नहीं तो सो जाओगे, क्योंकि थ्योरी में वैसे ही हर कोई ऐसा ऐसा कंपाइल नहीं कर पाता है। देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द क्यू टिप। तो मैं तुम लोगों को जगाए रखने के लिए चिल्लाता हूं। अरे बच्चा आजा। A growing company needs funds continuously to support large scale operation। भाई साहब, आपकी कंपनी बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, ग्रो कर रही है, आपको क्या लग रहा है? आपको पैसा लग रहा है इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए। अब अगर लार्ज स्केल में काम कर रहे हो तो भाई आपके खर्चे जो हैं, आपके डेली डे टू डे जो खर्चे होंगे वो भी बढ़ जाएंगे टाइम के साथ। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट हमने देखा हमारा मैनेजमेंट एबिलिटी। अब ये मैनेजमेंट एबिलिटी के की वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल कैसे इफेक्ट हो रही है सर? प्लीज एक्सप्लेन। यस, आई विल एक्सप्लेन। आ जाओ। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मान लो मैंने, आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। भैया मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ तो मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। क्या मैन्युफैक्चर करें इस बार? बॉटल करें, बॉटल करते हैं, बॉटल करते हैं, मन हो रहा है। ये मेरी भाई बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, बता रहा हूं तुमको। देखो एग्जैक्ट सेम बॉटल है मेरे पास, दिखाऊं तुम लोगों को? अभी यहाँ पे नहीं रखी है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनाता हूं। अब मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में पैसा ही नहीं दिया है। क्यों? भाई ये रॉ मटेरियल जो मुझे लाना है इस चीज के लिए, क्या रॉ मटेरियल है भाई? प्लास्टिक है, और थोड़ा बहुत और क्या क्या लगता है बॉटल बनाने में? कुछ कुछ तो भी लगता है, फला फला। अब अपना मैन्युफैक्चरिंग का सच में काम नहीं है भाई। मेरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल लग रहा है, बॉटल्स बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल लग रहा है, इस रॉ मटेरियल के मैंने अपने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पैसे ही नहीं दिया सर। बताओ, मैंने पैसा ही नहीं दिया, नो पीसो। तो अब जब ये बॉटल मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई तो ये सेल क्या घंटा होगी? बताओ मेरे को। नहीं होगी सर, कैसे हो जाएगी सेल? बनी नहीं तो बेचोगे क्या? आपने बोला हाँ, बनी नहीं तो बेचूंगा क्या? तो इससे क्या हुआ? मेरे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इनएडिक्वेट फंड होने की वजह से, इनएडिक्वेट फंड होने की वजह से ये मेरे सेल्स डिपार्टमेंट को भी इफेक्ट आया क्या? यस सर, इसका इंपैक्ट जो है इस पे भी आया। कैसे आया? आपने प्रोड्यूस ही नहीं की तो ये सेल नहीं कर पाया। आपने बोला हाँ सर। आओ देखो, the requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution of goods। भाई अब मैं सही से प्रोड्यूस कर रहा हूं और सही से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है बढ़िया प्रोड्यूस कर रहा है, आहा क्या बॉटल्स बना रहा है, मजे आ गए।
इसने बढ़िया बॉटल्स बनाई और इनको दे दी, लो जाओ बेचो, फतेह करके आओ। तो अब जब ये चीज हो रही है तो यहां पे मुझे कम वर्किंग कैपिटल लग रही है ना सर। अगर अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगती, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतनी मशीन चलाई, उसके बाद हासिल कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मेरे सेल्स वाले बंदों को पैसे देने हैं यार, मुझे मेरे प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हैं उनको पैसे देने हैं सर। इतना सारा मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके रखी है, इतने सारे लोगों को बिठाने के लिए जगह बना के रखी है, इस जगह का भाड़ा देना है सर। तो अब ये सब देने के लिए मुझे पैसा लगेगा ना, तो काम करके दो तभी तो पैसा दूंगा। तो जब ये सब काम करते रहेंगे ना अपने अपने सही टाइम पे, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि मेरा पैसा जो है उसका सर्कुलेशन चालू है ना सर, पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल जो है देनी है मुझे। अगर पैसा नहीं आ रहा है उसके बाद भी मुझे वर्किंग कैपिटल देनी पड़ रही है तो कितना बड़ा कॉस्ट है वो मेरे को। तो इसको समझो, अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंटरीज कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इन्वेंटरीज हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो उन स्टॉक्स को रखने के लिए, स्टॉक्स इन एज इन फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो मेरी इन्वेंटरीज हैं, जो मेरे फिनिश्ड गुड्स हैं, जो मेरा स्टॉक है, जो मेरा माल है, उसको रखने के लिए मुझे ज्यादा जगह लग रही है, क्योंकि मेरा माल जो है वो ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। भाई का काम है वैसे, ये तो बहुत माल है भाई के पास, प्रोडक्शन है क्योंकि भाई का। तो अब यहां पे मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा सर, गोज विदाउट सेइंग, इतना क्यों हल्ला कर रहे हो, ठीक है समझ गए तुम लोग, मान गया मैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है सर, आपने बोला if financial institutions and banks provides funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced। आपने बोला कि भाई आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना मार्केट में, मतलब आपने अगर कहीं जाकर कहीं खड़े होकर बोल दिया कि अपने को इतना पैसा मांगता है, ते चल अब भी चल दे निकाल, और सामने वाला आपको दे भी दे रहा है, भाईगिरी नहीं है भाई, ये अपनी क्रेडिबिलिटी है। लोग डरते नहीं है मुझसे, लोग मेरी इज्जत करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, किसी बैंक में जाकर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाकर आपने पैसा उठा लिया, जब भी आपको पैसा लग रहा है आप वहां गए, आपसे पैसा ले लिया, क्योंकि वो जो है वो आपका जमाई है। हो सकता है ऐसा भी कि आपका जमाई बैठता हो वहां पे, लेकिन फिर भी जमाई नहीं भी है, लेकिन आपके जो क्रेडिबिलिटी, आपके जो टर्म्स हैं वो अच्छे हैं, तो आपने जब भी पैसा लग रहा है तो आपने क्या किया, आपने वहां से ले लिया, तो आपको आपकी वर्किंग कैपिटल को, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना जरूरी नहीं। आपने बोला ठीक है सर मान गए, तू जो बोला हम समझ गए, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार लोग हो तुम लोग, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, याद है क्या रे, बताओ बताओ मुझे, बताओ कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा था यार, तूने बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर म्हणजे कहां से कितना पैसा उठाया, कितना पैसा, कितने पैसे कहां से आए, ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ, एक लेमन्स लैंग्वेज में हमने यही देखा था कि कितना पैसा कहां से रेस किया, कितना इक्विटी से उठाया है, कितना डेट से उठाया है, तो ये हमने देखा था। इसका जो मिक्सचर होगा, जो भी इसका आपने बोला ये इसको मिला के जो हमारा अमाउंट बन रहा है, इसको हम कहते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, की कितना पैसा कहां से उठाया हमने। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, आगे देख रहे हैं। और अ कंपनी, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, दिख रहा अभी, थोड़ा और करूं, बेटर, देखो, अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा कर सकती है कंपनी हमारी। कहां से करेगी, देखो भाई, ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल में हमने देखा था कि भाई हमने हमारी सेविंग्स लगा ली, हमने हमारे पेरेंट्स से ले लिया, उसको भी हमने ओन कैपिटल कंसीडर किया था।
लेकिन अगर हम लार्ज स्केल में जाके सोचें तो हमने हमारी कंपनी की थोड़ी 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 ओनरशिप बांट दी और लोगों से पैसा उठा लिया। ये मेरी कंपनी है, मुझे इसके लिए कैपिटल चाहिए 10 करोड़। 10 करोड़ मैंने क्या किए, एक बंदे से लिए, ए फॉर अन्ना। अन्ना से हमने क्या लिया, मान लो 2.5 करोड़ अन्ना ने दे दिया। भाई हरीश सर ने दे दिए कितने, हरीश सर भाई बड़े आदमी है, हरीश सर ने 5 करोड़ दे दिए, ठीक है। और बचे हुए जो 2.5 करोड़ थे वो मैंने लगा दिए सर। तो ये क्या हुआ, बचे हुए 2.5 करोड़, आजा 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 आजा, हाँ, बचे हुए 2.5 करोड़ मैंने लगा दिए, ये हो गए मेरे 10 करोड़। तो ये क्या किया, ये मैंने ओन कैपिटल बनाया अपना, मतलब ये जो था इसको मैंने ओनरशिप दी है भाई साहब, ऐसे ही नहीं लिया इससे पैसा मैंने, इसको मैंने अपनी कंपनी की ओनरशिप दी है। अब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारा ओन्ड फंड है, ये हमारा खुद का पैसा है सर, ये हम चारों ने, हम तीनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है और इसमें हमारा खुद का पैसा लगाया है। वहीं मान लो मैंने कैपिटल रेज की है डेट से। अब फॉर इंस्टेंस मुझे 12 करोड़ की नीड थी, ये 10 करोड़ आ गए, बाकी के जो 2 करोड़ थे ये मैंने बैंक से लोन ले लिया। ये क्या किया मैंने, ये मैंने बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लिया। अब ये जो लोन था ये क्या हो गया, ये मेरा लोन फंड हो गया, ये मेरी लोन फंड हो गया, ये मेरी बोरोड कैपिटल हो गई, ये मैंने ली है बाहर से, इसका मुझे इंटरेस्ट देना है। तो देखो, अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल और बोथ। या तो पूरे 12 के 12 करोड़ मैंने बैंक से ले लिए, या फिर मैंने बैंक से थोड़े लिए और अपना क्या किया, थोड़े बहुत पैसे अपने जो दोस्त, जो हम लोग कंपनी स्टार्ट करने वाले थे उनसे लिए। आपने बोला वेल एंड गुड सर, द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये सारी चीजें है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतना मजा आने वाला है तुम लोगों को, हम टेलिंग यू। अब तुम लोग जो 12वीं क्लास में आकर ये नए सेगमेंट में शेयर स्टॉक, शेयर्स स्टॉक और ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें जो तुम देखोगे ना भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट। जिनको भी ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट में या सिक्योरिटीज में बहुत थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है ना, उनके लिए तो भाई साहब परफेक्ट सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है सर। तो इक्विटी शेयर से हमने पैसा रेज किया, प्रेफरेंस से पैसा रेज किया, जो हमारे पास रिजर्व्स थे, जो हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट था, उसे हमने अपनी कंपनी में लगा दिया एज अ कैपिटल। तो ये हमारे क्या ओन कैपिटल्स कहलाए, क्या कहलाए, ओन्ड कैपिटल कहलाए। फिर उसके बाद हमने पैसा बोरो किया है, कहां से, डिबेंचर से, लोन से, या फिर किसी और माध्यम से जो बाहर से लिया है हमने, जो हमको वापस करना है, बोरो किया है, ठीक है। तो इन जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना भाई साहब, ये समझो, ये हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ओनरशिप दी है, और ये हमने लोन लिया है, ठीक है। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे इक्विटी और हमारे जो दूसरे लोन्स हैं या हमारी शेयर कैपिटल कैसे बनी है भाई, हमने थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी से, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस से, थोड़ा बहुत डिबेंचर से, थोड़ा बहुत बॉन्ड से लिया है, ये जो मिलाकर हमने पैसा इकट्ठा किया, ये इसको हमने क्या बोला, इसको हमने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बोला, ठीक है। सिक्योरिटी मिक्स माने हमारा इक्विटी और हमारे डिबेंचर्स, ठीक है,
ये हमारा मिक्स। एक बार ना किसी कंपनी का तुम लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाता हूं, अच्छा आइडिया आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रपोर्शन, यानी जो हमारे कुछ पैसा इक्विटी से है, कुछ पैसा डिबेंचर्स से है, कुछ हमने ऐसा अपना पैसा लगाया है, कुछ हमने लोन लिया है, तो इसका जो मिक्सचर है ना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बोला। टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स, कितना कितना कितना। अब जैसे हमने यहां पे देखा था कि भाई हमारे 10 करोड़ के ओन फंड्स थे और 2 करोड़ के हमारे क्या थे, हमारे लोन थे, बोरोड फंड्स थे। तो कितने रेशियो में क्या है ये भी हमको पहले से देखना पड़ेगा कि भाई बहुत ज्यादा इक्विटी है हमारी कंपनी में, या फिर बहुत ज्यादा डिबेंचर्स हैं, बहुत ज्यादा लोन है, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इसको मेंटेन करके रखना है हमें। हमारे डेफिनेशंस में देखते हैं, आरएच वेसल ने क्या कहा, द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे आरएच वेसल के हिसाब से द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी जो हमारी अथा मतलब आने वाले टाइम पे लंबे समय के लिए रुकने वाले हैं, वो वाले जो फंड्स हैं, ठीक है, फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, वो फंड्स हमने हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस में लाए हैं। ठीक है सर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको यहां पे सर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, आरएच वेसल कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जॉन हैम्पटन क्या कहते हैं, द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट्स, यानी भाई साहब मैंने ना अपना कितना इक्विटी रखा है, कितना ये रखा है, हमारा डेट कैपिटल रखा है, इसको देखना है, मेंटेन करके रखना है, क्योंकि भाई साहब दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स, यानी उसके एसेट्स के लिए, मतलब मैं अपने पैसे जो ला रहा हूं वो मेरे पैसे जस्टिफाई करेंगे कि कितना एसेट है मेरे पास, और कहीं मेरे डिबेंचर्स जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो मुझे ये चीज को मेंटेन करके रखना है। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। क्या है इसका कंपोजिशन है कि कितना ओन फंड है, कितना लोन फंड है। ठीक है, ओन फंड्स इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, free reserves and surplus, whereas borrowed fund represents debenture, bank loans and long term loans provided by financial institutions। एक ही बात बार बार रिपीट करके बता रहा है आपको कि भाई जो हमारा ओन फंड और बोरोड फंड का मिक्सचर है उसको हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। भाई साहब नेक्स्ट क्या बोला इसने, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, two basic principles are observed while taking decision about capital structure। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो समझ के चलना है। क्या प्रिंसिपल्स हैं, द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी गियर्ड टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी मुझे अपना इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल का जो रेशियो है वो इस हिसाब से तय करना है कि भाई मेरा जो बिजनेस है ना वो स्टेबल रहे। मेरे बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा लोन हो जाएगा, अगर मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा मैंने इक्विटी जो है वो कम रखी है और अपना डिबेंचर्स जो है, अपना जो लोन है वो बहुत ज्यादा रखा है, तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी है क्या इस पे। भाई साहब कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको इंटरेस्ट तो देते ही रहना ना, इनका लोन तो रीपे करना ही है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं अपने इक्विटी और अपने डेट को स्टेबल रखूं। कितना इक्विटी है कितना डेट है, स्टेबल रहना चाहिए।
ठीक है, कल को कोई दिक्कत वाली बात ना हो, कल को जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में उनके ऊपर लाइबिलिटी ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए उनका कि यार हमने जो पैसा लगाया था वो तो डूब गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस्ड विथ एडिक्वेट इक्विटी कुशन टू absorb the shock of the business cycle and to afford flexibility। अब ये क्या कह रहा है, इक्विटी कुशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इक्विटी कुशन क्या है, इक्विटी कुशन इसने बोला है कि भाई कल को अगर मेरे ऊपर कोई डेट आता है तो मेरी इक्विटी इतनी होनी चाहिए कि मेरे बिजनेस में जो फर्क पड़ रहा है उसमें उसका वो रिकवर हो जाए। मेरे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि कल को मेरा लोन अगर मुझ पे आ गया है तो मैं अपना लोन रीपे कर पाऊं। मेरी जो इक्विटी है ये इक्विटी इस लोन को अब्सॉर्ब कर ले, यानी इस लोन की वजह से इंपैक्ट तो आएगा बिजनेस में लेकिन मेरे बिजनेस का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे बिजनेस साइकिल को भाई उसके जो एक्सपेंसेस हैं या फिर उसके ऊपर कोई लोन है तो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, फ्लेक्सिबली अफोर्ड कर सके कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारा ऐसा मान लो प्रॉफिट भले ही कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हमारा जो लोन है वो हमने चुका दिया है, हमारी इक्विटी ने हमारे जो दूसरे फैक्टर्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके लिए कुशन बन गई। आपने बोला ठीक है सर, अभी हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, बताओ सर भला क्या कंपोनेंट्स हैं। Components of capital structure, there are 4 basic components of capital structure। क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है भाई, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इक्विटी जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि भाई हम ओनरशिप दे देते हैं, ये हमारा बिजनेस है, हम इसमें थोड़ी बहुत ओनरशिप तुमको दे देते हैं, हमको पैसा दे दो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जो भी पैसा हमने लिया इक्विटी के थ्रू, हमने ओनरशिप दी और उनसे पैसा लिया, तो ये क्या कह रहा है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है कि भाई हमने हमारी ओनरशिप के बदले आपसे पैसा लिया है, इस पैसे को हमने क्या बोला, शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने हमारी इक्विटी, हमने हमारा राइट, हमने हमारी पावर, हमने हमारे ओनरशिप क्या की है, आपको ट्रांसफर की है, क्या किया है, आपके साथ शेयर किया है। तो ये क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स व्हिच गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी ध्यान रखो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, खैर हमने 11th में बात किया ना इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर, थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे इक्विटी, अभी तो और आराम से एकदम प्यार से 1 घंटा सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस पे बात करेंगे, ठीक है, खुश। तो भाई इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, इक्विटी के पास आपके वोटिंग शेयर, वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर ओनर्स जो होते हैं ना, उनको डिविडेंड पहले मिलता है, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट का हिस्सा पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को मिलेगा। ठीक है सर, दे ओन द कंपनी, दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएट विद द ओनरशिप। भाई साहब इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं, क्योंकि वो ओनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, कल को अगर कंपनी नहीं चली तो पैसा किसका डूबना है, भाई ओनर्स का ही डूबना है। They carry dividend at fluctuating rate depending upon the profit। जिस हिसाब से उनको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उस हिसाब से उन लोगों को डिविडेंड मिलता है, यानी उनका प्रॉफिट का हिस्सा शेयर मिलता है। ठीक है, आपने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स। मैंने बताया कि उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको पहले डिविडेंड मिलने का राइट होता है, उनके पास प्रेफरेंशियल राइट है कि अगर कोई कंपनी बंद भी हो रही है तो पहले उनका कैपिटल लौटाया जाएगा,
फिर अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा, अगर नहीं बचा तो भाई जय श्री राम, हो गया, नहीं मिल रहा। ठीक है सर। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, यानी कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, इस टाइम पे आपको क्या मिलना है, इस टाइम पे आपका सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा आपका। These shares carry dividend at fixed rate। जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स्ड रेट में मिलता है। मान लो 10% उनका डिसाइडेड है कि उनको 10% डिविडेंड, 10% प्रॉफिट मिलने वाला है, तो एक फिक्स्ड रेट रहता है उनका। उनका जो डिविडेंड रहता है ना वो फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, फिक्स्ड रेट में दिया जाता है उनको डिविडेंड। ठीक है सर। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी जो आपका प्रॉफिट है, आपके पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है, आप एक कंपनी है जो सालों से काम करती हुई आ रही हैं, आपने सालों से अपने पास प्रॉफिट्स बचा के रखे हैं, उनको रिटेन कर रखा है, उस प्रॉफिट को, उसको आपने एक जगह पे रिजर्व करके रखा है, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? इट इज नॉट बट इट इज नथिंग बट प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी उस प्रॉफिट को हमने बचा के रखा हुआ है, एक साइड पे हमने रिजर्व करके रखा है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे हैं। ठीक है सर। रिटेन्ड अर्निंग है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, सो मत जाओ तुम लोग। बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल क्या है? बोरोड कैपिटल यानी हमने पैसा लिया है, किसी से उधार लिया है, ठीक है, हमारा खुद का पैसा नहीं है, ओन कैपिटल नहीं है, बोरोड कैपिटल है। ठीक है सर। डिबेंचर, अब देखो डिबेंचर क्या है? इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय द कंपनी, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन अग्रीड रेट। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स में भी कंपनी पब्लिक से ही पैसा रेज कर रही है, लेकिन यहां पे उसके बदले में उन लोगों को ना ओनरशिप नहीं दे रही है। भाई ये कंपनी है, इसने लोगों से पैसा रेज किया है, ठीक है, लोगों से पैसा लिया है, और किस फॉर्म में लिया है? डिबेंचर के फॉर्म में लिया है। ठीक है। अब इस डिबेंचर के बदले में ये लोग इसको पैसा तो दे रहे हैं, कंपनी क्या देगी? कंपनी इनको देगी इंटरेस्ट। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लोगों से पैसा उठाया है और उन लोगों को क्या दे रही है? टिल दैट टाइम इंटरेस्ट दे रही है। भाई इंटरेस्ट दे रही है, पैसा ले रही है, इसको क्या बोल रहे हैं हम डिबेंचर्स बोल रहे हैं। ये हमारे डिबेंचर्स हैं। क्या कर रही है कंपनी? इंटरेस्ट दे रही है पैसे के बदले में। ठीक है सर। टर्म लोन्स, टर्म लोन यानी भाई बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्या लिया? एक फिक्स्ड रेट में पैसा उठाया है। ठीक है सर। आपने मान लो 8% से पैसा उठाया है और आप इनको ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, इनसे आपने कर्ज लिया है, आपने लोन लिया है। टू अंडरस्टैंड द अबव कंसेप्ट वी शैल कंसीडर फॉलोइंग बैलेंस शीट, कैलकुलेट द वैल्यूज। ये सारी चीजें जो हमने देखी, इसको एक बैलेंस शीट के थ्रू देखते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है किसकी? एबीसी कंपनी लिमिटेड की। ठीक है। हमारी लाइबिलिटीज में क्या है भाई? शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं, असेट में करंट असेट्स हैं। ठीक है। अब समझो ये जो हमारी इक्विटी शेयर्स हैं, भाई आवाज आ रही है ना? ये जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं भाई, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए के फुली पेड, यानी इसका पूरा पैसा हमें मिल चुका है। कितने शेयर्स, कितने के शेयर्स हैं हमारे पास? 1 लाख के शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं और हर शेयर क्या है? 10 रुपए का है, तो 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास। 5,000 जो हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और हर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज ईच। तो इस हिसाब से हमारे पास 5 लाख रुपए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में किसके हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के। तो 1 लाख इक्विटी शेयर के, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर के, उसके बाद 1,000 डिबेंचर्स दिए हमने, देखो 10% से 10% इंटरेस्ट पे हमने 1,000 डिबेंचर्स दिए हैं और उनसे पैसा लिया है। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपए।
तो उस हिसाब से हमारे 1 लाख रुपए के क्या हैं, डिबेंचर्स हैं। कितने हैं, 1000 डिबेंचर्स हैं। कितने, 10% के। कितने हैं, 10% के। क्या वैल्यू के हैं, 100 रुपए के। तो ये 1 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारा रिजर्व, हमारा सरप्लस, हमारा रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है भाई, 50,000 की रिटेन्ड अर्निंग है। तो हमने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैसे पता किया कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है भाई, 1 लाख की इक्विटी, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस, ठीक है, 50,000 रुपए के क्या हुए हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, और 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए। कितने हो गए, 1, 2, 7, 7.5, 7.5 लाख रुपए का मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है सर। मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, 7.5 लाख का मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी मेरी कंपनी के पास इतनी कैपिटल है, इतना पैसा है जो अलग अलग सोर्सेस से मैंने उठाया है। ठीक है सर, आपने बोला वेल एंड गुड, मजा आया, तो ये ठीक है, मजा आया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने देखा हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब यहां पे ये कह रहा है कि भाई एक बार ना विजिट वेबसाइट ऑफ एनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। एक बार देखें क्या इसके कैपिटल स्ट्रक्चर्स किसी कंपनी के। अरे रे रे रे, बंद क्यों हो गया ये, अच्छा ये खुला हुआ, चलो देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी का देखोगे बताओ। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखते हैं। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैपिटल स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, हाँ सर दिखा रहे हैं ना, ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर है सर। देखो ये देखो, सिर्फ इक्विटी है इनकी, सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज किया है इन लोगों ने। इनके डिबेंचर्स नहीं है, लोन्स नहीं है, इन्होंने पूरा पैसा कहाँ से रेज किया है भाई, पूरा इक्विटी से रेज किया है। दिख रहा है, ये दिख रहा है इक्विटी शेयर, ये देखो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी, कब से कब तक का, ये देखो 2020 से 2021 का इनका कैपिटल स्ट्रक्चर। कितने शेयर्स हैं, अरे बाप रे भाई साहब, 4,22,62,000, ओ नहीं 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 नहीं, 42 करोड़ 26 लाख एंड 26,26,894 शेयर्स हैं इनके। भाई फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू यानी शेयर की जो भी वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये क्या है, ये हमारे रिलायंस का कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल देखी थी ना हमने, 14,000 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है इनकी, यानी इनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये इतनी कैपिटल का यानी 14,000 करोड़ के शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में। भाई साहब देख लो, ऐसा है। ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रिलायंस। और देखें कुछ, आ जाओ, ये देखो ये आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल वगैरह भी आ गई इसमें, सब आ गया। अरे रे 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 रे, तो भाई ऐसा है। ये सब तो खैर अभी तुम लोगों को ये सब चीजें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। ये सब चीजों को तुम कब रिलेट कर पाओगे, जब आगे तुम इन सब चीजों को पर्सनली देखोगे ना, जब तुम जॉब्स करोगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे, तो ये सब चीजें तब तुमको रिलेटेबल लगेंगी। क्योंकि अभी तुम लोग सिर्फ पढ़ रहे हो। अब जैसे कोई बच्चा होगा ना यहाँ पे जो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत ऐसा
एक्टिव रहता होगा या फिर जो थोड़ा सा ट्रैक रखता होगा, उसको ये सब चीजें देखने में बहुत मजा आ रहा होगा, बढ़िया मजे कर रहा होगा इस टाइम पे। तो समझो, आगे देखेंगे अपन और सब कुछ एक एक करके, धीरे धीरे सब तुम लोगों को ऐसे लाइव दिखाऊंगा मैं, सब एकदम टाइम पे कनेक्ट करके मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, है ना, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय, हेलो, बाय।